कहानी की शुरुआत एक नौजवान आदमी से होती है जो ड्यूटी के दौरान काम करने की बजाय आराम से समय काट रहा था। लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक अजीब और रहस्यमयी सिग्नल आया। ये देखकर उसने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया। शुरुआत में बॉस काफी गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने वह सिग्नल सुना तभी उसकी सारी नींद उड़ गई, क्योंकि वह कोई आम सिग्नल नहीं था बल्कि स्पेस से आ रहा एक एलियन सिग्नल था। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे इंसानों ने आखिरकार एलियंस का पता लगा लिया है। लेकिन जब सिग्नल की दूरी मापी गई तब सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह करीब 3,70,000 किलोमीटर दूर चांद के आसपास से आ रहा था। शुरुआत में किसी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि एलियंस वाकई धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। हालात इतने गंभीर थे कि टीम के लोग नाश्ता छोड़कर तुरंत रक्षा मंत्रालय को खबर देने पहुंच गए। लेकिन वहां जो जानकारी मिली उसने सबको और ज्यादा डरा दिया। जांच में पता चला कि उस एलियन स्पेसशिप की चौड़ाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इतना विशाल यान मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जल्द ही यह जानकारी सबसे ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचा दी गई। जब तक राष्ट्रपति को इसकी जानकारी मिली तब तक वह विशाल यान अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो चुका था। उसके अंदर से कई छोटे छोटे यान बाहर निकल रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका असली मकसद क्या है। बस इतना पता था कि वे अगले 25 मिनट में पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले थे। राष्ट्रपति ने भी पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। लेकिन तब तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदलने लगा था। जहाँ जहाँ ये उड़न तश्तरियां पहुंची वहाँ वहाँ पूरा आसमान पीला पड़ने लगा। कुछ ही देर में दुनिया भर के न्यूज चैनल इस घटना की लाइव कवरेज करने लगे, क्योंकि इंसानी इतिहास में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। उधर सेना किसी भी तरह एलियंस के असली इरादों का पता लगाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बातचीत के लिए एक शांति विमान उनकी तरफ भेजा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान उनके करीब पहुंचा तभी अचानक तेज आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और विमान पल भर में जलकर राख हो गया। जब यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई तब लोगों को शांत करने के लिए अधिकारियों को सामने आना पड़ा। उन्होंने वही बेकार की बातें दोहराई, शांत रहें, घबराएं नहीं और बेवजह बाहर न निकलें। लेकिन हालात अब कंट्रोल से बाहर थे, क्योंकि वे रहस्यमयी उड़न तश्तरियां घनी आबादी वाले इलाकों जैसे न्यूयॉर्क के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर स्पेसशिप के ठीक नीचे कई बड़े बड़े शहर मौजूद थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि एलियंस आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन डेविड नाम के एक टीवी इंजीनियर ने पहले ही उनके असली इरादे का अंदाजा लगा लिया था। जब एलियन यान पहली बार दिखाई दिए थे तभी उसने टीवी सिग्नल में कुछ छिपे हुए पैटर्न नोटिस कर लिए थे। उसे पता चल गया था कि बार बार आने वाले ये सिग्नल धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जिसका मतलब था कि यह कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं बल्कि एक काउंटडाउन सिग्नल थे। डेविड ने अंदाजा लगाया कि एलियंस किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके हिसाब से इस काउंटडाउन के खत्म होने में सिर्फ 6 घंटे बचे थे। उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। हालांकि डेविड ने सही बात पकड़ ली थी, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ आ गया कि अब उसे किसी बड़े अधिकारी तक यह जानकारी पहुंचानी होगी। किस्मत से उसकी एक्स वाइफ कोनी व्हाइट हाउस में काम करती थी, इसलिए डेविड ने तुरंत उसे कॉल किया। लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की तब कॉनी को लगा कि वह एक बार फिर कोई बेकार थ्योरी लेकर आया है, इसलिए उसने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। ये देखकर डेविड गुस्से से भड़क उठा, लेकिन उसके पास समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था, इसलिए वह तुरंत अपने पिता को साथ लेकर व्हाइट हाउस की तरफ निकल पड़ा। उसके पिता की पहचान की वजह से उन्हें अंदर आने की परमिशन मिल गई। इसके बाद कॉनी ने डेविड के लिए राष्ट्रपति से मिलने का इंतजाम भी कर दिया। उसे सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था, लेकिन उन्हीं 2 मिनटों में डेविड ने पूरी बात समझा दी। उसके मुताबिक एलियन इंसानों के कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अपने सभी छोटे यूएफओ को लगातार कमांड भेज रहे थे। वह लंबे समय से उन्हीं एलियन सिग्नलों का डेटा एनालाइज कर रहा था, और जो नतीजा उसके सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। उसे पूरा भरोसा था कि अगले 28 मिनट में एलियंस कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दूसरी ओर सेना की कम्युनिकेशन टीम हेलीकॉप्टरों के साथ स्पेसशिप के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक विशाल लाइट जलाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तभी अचानक उस विशाल स्पेसशिप का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। कमांड रूम में बैठे सभी लोगों को लगा कि शायद एलियंस उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल स्पेसशिप से एक भयानक लेजर बीम निकली और दोनों हेलीकॉप्टरों को पल भर में हवा में ही उड़ा दिया। अब सभी को समझ आ चुका था कि एलियंस के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। डेविड की बात सच साबित होते ही पूरे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए और हर कोई वहां से निकलने की तैयारी में जुट गया। राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों के पास बच निकलने के लिए खास प्राइवेट जेट्स मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ लाखों आम लोग अभी भी सड़कों पर फंसे हुए थे। वहीं जो लोग इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उन्हें अब भी यही लग रहा था कि शायद एलियंस इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा तभी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा हमला होगा। टाइम खत्म।
अचानक स्पेसशिप का निचला हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे खड़े लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर होने क्या वाला है। तभी उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलनी शुरू हुई। अगले ही पल वो विनाशकारी बीम नीचे गिरी और एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन इस तबाही ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। देखते ही देखते एक के बाद एक बड़े शहरों के ऊपर बीम गिरने लगी और विशाल इमारतें पल भर में विस्फोट के साथ ढहती चली गईं। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वे हेलीकॉप्टरों समेत धमाकों की चपेट में आ गए। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर आग के समंदर में बदल गया। उस हमले की ताकत किसी परमाणु विस्फोट से भी कई गुना ज्यादा थी। सुबह होते होते पूरा शहर तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ मलबा था और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं बचा था। अब यह साफ हो चुका था कि एलियंस शांति की बात करने नहीं आए थे। इसीलिए राष्ट्रपति ने बिना देर किए जवाबी हमले का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों अमेरिकी लड़ाकू विमान आसमान में पहुंच गए। पायलटों ने बिना वक्त गवाए स्पेसशिप्स पर मिसाइल लॉक कर ली और कमांडर का ऑर्डर मिलते ही उन्हें एक एक करके दाग दिया। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग सांसें रोककर स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह हमला एलियंस को बता देगा कि इंसान इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही मिसाइलें स्पेसशिप से टकराने वाली थीं, तभी अचानक उसके चारों ओर एक रहस्यमयी कवच एक्टिवेट हो गया और सभी मिसाइलें उससे टकराकर पूरी तरह बेअसर हो गईं। यह देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्पेसशिप के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड लगी हुई है, जो इतनी मजबूत थी कि इंसानों की सबसे एडवांस मिसाइलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हालात बिगड़ते देख कमांडर ने तुरंत सभी पायलटों को ऑर्डर दिया कि वे अपने विमान ऊपर ले जाएं ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन ठीक उसी पल विशाल स्पेसशिप के अंदर से हजारों छोटे यूएफओ बाहर निकल आए। उन्होंने इतनी तेज रफ्तार से हमला किया कि कई लड़ाकू विमान उनसे टकराते ही हवा में ही तबाह हो गए। जब अमेरिकी पायलटों ने उन छोटे यूएफओ पर हमला करने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि उनके चारों तरफ भी वही पावरफुल शील्ड लगी हुई है, जिसे इंसानों का कोई भी हथियार भेद नहीं पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो गई और देखते ही देखते कई लड़ाकू विमान एक झटके में तबाह हो गए। हालांकि पीछे हटने का आदेश मिल चुका था, लेकिन सुरक्षित निकल पाना अब भी बेहद मुश्किल था, क्योंकि एलियन यूएफओ लगातार उन पर हमला कर रहे थे। ऐसे में जब विल और उसका साथी किसी तरह उन्हें चकमा देकर निकलने की कोशिश करने लगे, तभी दो एलियन यान उनके पीछे लग गए। हालांकि विल और उसका साथी विमान उड़ाने में धुरंधर थे, लेकिन एलियन यूएफओ से बचना उनके लिए भी मुश्किल साबित हो रहा था। लॉकिंग सिस्टम से बचने के लिए उन्हें जेट्स को जमीन के बेहद करीब उड़ाना पड़ा, लेकिन लगातार जोखिम भरे मोड़ों और तेज उड़ान के कारण विल का साथी दबाव झेल नहीं पाया और आखिरकार वो भी एलियंस का शिकार बन गया। इसके बाद एलियंस के झुंड ने आसपास के सैन्य अड्डों और एयरबेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई एयरपोर्ट और रनवे पूरी तरह तबाह हो गए। उधर विल किसी तरह एलियन यूएफओ से पीछा छुड़ाने में लगा हुआ था। भले ही उसके पास उन्हें मार गिराने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे जाल में कैसे फंसाया जा सकता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक विशाल चट्टान पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया। जैसे ही पीछा कर रही यूएफओ उसके बिल्कुल करीब पहुंची, विल ने अचानक पैराशूट खोल दिया और विमान से बाहर कूद गया। यूएफओ में बैठा एलियन कुछ समझ पाता उससे पहले ही खाली जेट चट्टान से टकरा गया। पीछे आ रही एलियन यूएफओ भी दिशा नहीं बदल पाई और पूरी रफ्तार से चट्टान में जा घुसी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद विल उस एलियन यूएफओ को मार गिराने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बेखौफ होकर मलबे के पास पहुंचा और अपने हाथों से खुद यूएफओ का दरवाजा खोल दिया। इस तरह वह शायद पहला इंसान बन गया जिसने जिंदा एलियन को इतनी करीब से देखा था। लेकिन अब उसका विमान उड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए उसे पैराशूट को घसीटते हुए वापस लौटना पड़ा। खुशकिस्मती से कुछ दूरी पर उसे कई गाड़ियां दिखाई दी और आखिरकार लिफ्ट मिल गई। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी एक रहस्यमयी जगह एरिया 51 पहुंच चुके थे। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक नॉर्मल सैन्य अड्डा दिखाई देता था, लेकिन जमीन के नीचे एलियंस पर सीक्रेट रिसर्च चल रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति को भी नहीं थी। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात डॉक्टर ओकेन से हुई। तब उन्हें मालूम हुआ कि अमेरिका ने करीब 15 साल पहले एक एलियन जहाज पकड़ा था। शुरुआत में वैज्ञानिक लंबे समय तक उसकी जांच करते रहे, पर उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन हाल ही में उस जहाज का पावर सिस्टम अपने आप चालू हो गया। हालांकि वैज्ञानिक अब भी उसकी पूरी तकनीक नहीं समझ पाए थे, लेकिन कम से कम उन्हें यह पता चल गया था कि यह जहाज उड़ता कैसे है। इसके बाद डॉक्टर ओकेन उन्हें उस एलियन के पास ले गए जिसे सालों पहले पकड़ा था। हालांकि वह अब जिंदा नहीं था, लेकिन उनकी जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि ये एलियंस आवाज या भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि सीधे दिमाग से दिमाग जोड़कर टेलीपैथी के जरिए बात करते थे। हालांकि सबूत के तौर पर उनके पास सिर्फ मरे हुए एलियंस के नमूने ही थे, लेकिन उसी समय विल एक जिंदा एलियन को पकड़कर बेस पर ले आया। यह खबर फैलते ही पूरे रिसर्च सेंटर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ओकेन के लिए यह किसी सपने जैसा था। उन्होंने तुरंत एलियन की जांच शुरू करवाई और उसका हेलमेट हटाने का फैसला किया। जैसे ही हेलमेट काटा जाने लगा, तभी अचानक
हेलमेट के खुलते ही पता चला कि बाहर दिखने वाला हिस्सा असल में एक बेहद मजबूत सूट था। यह देखकर किसी को समझ नहीं आया कि विल ने आखिर एक मुक्के में इसे कैसे बेहोश किया होगा, लेकिन उसी दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एलियन होश में आ चुका था। जैसे ही डॉक्टर ने उसका असली चेहरा देखा, तभी अचानक डॉक्टर ओकेन उसके कंट्रोल में आ गए। धीरे धीरे वह एलियन अपने सूट से बाहर आने लगा। उसका असली शरीर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह इंसानों से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक था। होश में आते ही उसने पूरी लैब में अफरा तफरी मचा दी। डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। कुछ ही सेकंड में पूरी लैब मौत के मैदान में बदल गई। जब राष्ट्रपति और सेना के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे, तब तक पूरा रिसर्च सेंटर बुरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना धुआं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में सभी को समझ आ गया कि डॉक्टर ओकेन अपने होश में नहीं है, बल्कि एलियन किसी तरह उनके शरीर को कंट्रोल करके इंसानों से बात कर रहा था। राष्ट्रपति को यह सही मौका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए इस लड़ाई को टाला जा सकता है। इसलिए उन्होंने एलियन से पूछा कि आखिर उसे इंसानों से क्या चाहिए। तुम हमसे क्या चाहते हो? इतना कहते ही उसने राष्ट्रपति के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और अगले ही पल गार्ड्स ने बिना देर किए उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कुछ ही सेकंड में एलियन वहीं ढेर हो गया। जब राष्ट्रपति फिर से होश में आए तो उन्होंने एक बेहद डराने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें एलियंस का असली मकसद पता चल चुका है। दरअसल एलियंस की टेलीपैथी दो तरफा काम करती थी। जब वे किसी से जुड़ते थे तो दोनों एक दूसरे की मन की बात पढ़ सकते थे। इसी वजह से राष्ट्रपति को कंट्रोल करते वक्त उन्होंने उसके मन की बात पढ़ ली थी। राष्ट्रपति ने बताया कि ये एलियंस किसी एक ग्रह के निवासी नहीं थे। वे टिड्डियों की तरह एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक भटकते रहते थे। जहाँ भी उन्हें कोई विकसित ग्रह मिलता, वे उस ग्रह पर हमला कर देते, फिर उसके संसाधनों का इस्तेमाल तब तक करते जब तक वहाँ कुछ भी बाकी न बच जाए, और इसके बाद वे अगले ग्रह की तरफ बढ़ जाते। अब उनकी नजर पृथ्वी पर थी। ये सुनकर सभी समझ गए कि इंसानों के पास बहुत कम समय बचा है। मजबूर होकर राष्ट्रपति को न्यूक्लियर अटैक की परमिशन देनी पड़ी। फिर भी एक डर सबके मन में बना हुआ था कि अगर न्यूक्लियर हथियार भी उनकी शील्ड के सामने बेअसर निकले तो इंसानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जल्द ही अमेरिका का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान एलियन स्पेसशिप के ठीक सामने पहुंच गया। कुछ ही पलों बाद उस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल दागी गई। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग सांसें रोककर स्क्रीन को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार एलियंस की हार तय है, लेकिन जब विस्फोट हुआ तब जो नजारा सामने आया उसने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। इतने विनाशकारी हमले के बावजूद एलियन शील्ड ने पूरे हमले को बेअसर कर दिया। यहाँ तक कि स्पेसशिप पर एक खरोंच तक नहीं आई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि किसी के पास कोई प्लान नहीं बचा था। लगने लगा था कि अब पृथ्वी का अंत करीब है। उधर डेविड की भी सारी रिसर्च नाकाम साबित हो चुकी थी, इसलिए वह शराब पीकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर उसके पिता को भी चिंता होने लगी। उन्होंने डेविड को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो खुद को इतना परेशान करने का भी कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने तुरंत सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उसने एक ऑफिसर से कहा कि यूएफओ के ऊपर एक कोक की कैन रखकर गोली चलाए। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, गोली चलते ही यूएफओ की शील्ड ने उसे बेअसर कर दिया। ये देखकर किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन अभी भी किसी को डेविड का असली प्लान समझ नहीं आया था। तभी डेविड कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और ऑफिसर से दोबारा गोली चलाने को कहा। इस बार गोली कैन से टकराते ही हवा में उछल पड़ी। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी डेविड ने बताया कि भले ही एलियंस की टेक्नोलॉजी इंसानों से हजारों साल आगे हो, लेकिन उनका पूरा सिस्टम एक डिजिटल नेटवर्क की तरह काम करता है, और जैसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस घुसते ही पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है, वैसे ही उसने इस यूएफओ के सिस्टम में भी एक वायरस अपलोड कर दिया था। इसी वजह से उसकी शील्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो गई। डेविड असल में यह साबित करना चाहता था कि एलियंस का सिस्टम भी हैक किया जा सकता है। इसके बाद उसने अपना असली प्लान बताया। वह इसी वायरस को एलियन मदरशिप के मेन सिस्टम में अपलोड करना चाहता है, क्योंकि एक बार वायरस वहां पहुंच गया तो नेटवर्क से जुड़े सभी यूएफओ और स्पेसशिप्स में वह अपने आप फैल जाएगा, और जैसे ही उनकी सारी डिफेंस शील्ड्स एक साथ बंद होंगी तभी इंसानों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एलियन मदरशिप के अंदर घुसने का जोखिम कौन उठाएगा। तभी विल आगे आया और बोला कि वो यह मिशन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस एलियन स्पेसशिप का इस्तेमाल इस मिशन के लिए किया जाना था वह करीब 15 साल पहले क्रैश हुई थी, और किसी को नहीं पता था कि वह अभी भी उड़ने की हालत में है या नहीं। पता लगाने के लिए डेविड ने स्पेसशिप के क्लैंप्स हटाने को कहा। जैसे ही आखिरी क्लैंप हटा, तभी अचानक पूरा स्पेसशिप अपने आप हवा में तैरने लगा। ये देखकर साफ था कि
स्पेसशिप एकदम ठीक थी। बिना देर किए राष्ट्रपति ने एक ग्लोबल काउंटर अटैक प्लान तैयार किया। उन्होंने रशिया, चाइना, इंडिया समेत कई देशों की एयरफोर्स को तुरंत अलर्ट भेज दिया ताकि सभी मिलकर एक साथ हमला कर सके। इसी बीच एक किसान भी वहां पहुंच गया। वह कोई पायलट नहीं था, लेकिन वो फिर भी इस लड़ाई शामिल होना चाहता था क्योंकि सालों पहले एलियंस ने उसको किडनैप किया था और अब वह उनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। उधर राष्ट्रपति हमले से ठीक पहले अपना सबसे जोशीला भाषण देने वाले थे और सबसे खास बात यह थी कि उसी दिन इंडिपेंडेंस डे भी था। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी मानवता एक ही मोर्चे पर खड़ी है। यह लड़ाई किसी एक देश, एक झंडे या एक जगह की नहीं है। इस बार खतरा पूरी पृथ्वी पर मंडरा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सभी अपने पुरानी रंजिशें भूल जाएं और एकजुट होकर दुश्मन का सामना करें। उस जोशीले भाषण ने सैनिकों में नया जोश भर दिया और सभी आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उधर विल और डेविड पहली बार एलियन शिप के कॉकपिट में बैठे थे, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले दोनों से एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। बिल ने कमांड शिप को उल्टा लगाया और बिना देर किए एलियन शिप को तेजी से आसमान की ओर उड़ा ले गया। एलियन शिप उड़ाने में उसे इतना मजा आ रहा था कि वह हवा में तरह तरह के करतब दिखाने लगा, जिससे डेविड की फट के हाथ में आ गई। कुछ ही देर बाद दोनों एलियन मदरशिप के पास पहुंच गए। जैसे जैसे वे उसके करीब आते गए, वैसे वैसे शिप अपने आप ऑटो पायलट मोड में चली गई। इसके बाद वे मदरशिप के अंदर दाखिल हो गए। रास्ते में उन्होंने कई हैरान कर देने वाले नजारे देखे। आखिरकार वे मदरशिप के कंट्रोल एरिया तक पहुंच गए। वहाँ हजारों छोटे एलियन यान एक साथ खड़े हुए थे। पूरा नजारा किसी विशाल स्पेस स्टेशन जैसा लग रहा था। अपनी पहचान छिपाने के लिए डेविड ने बड़ी सावधानी से शिप की विंडो बंद कर दी ताकि वहां मौजूद ऑपरेटर उन्हें नोटिस न कर सकें। फिर सही मौका मिलते ही उसने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला और चुपचाप वायरस को एलियन मदरशिप के सिस्टम में अपलोड करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वायरस सिस्टम में पहुंच गया, जिससे अचानक मदरशिप के अंदर गड़बड़ी शुरू हो गई। ये देखकर साफ हो गया कि डेविड का वायरस अपना काम शुरू कर चुका है। उधर जैसे ही यह खबर पृथ्वी तक पहुंची, तभी सेना ने बिना एक पल गवाए अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। दुनिया भर के लड़ाकू विमान एक साथ एलियन यानों पर टूट पड़े। इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे क्योंकि वायरस की वजह से एलियंस की शील्ड पूरी तरह बंद हो चुकी थी। तभी राष्ट्रपति, जो कभी एयरफोर्स पायलट रह चुके थे, उन्होंने सबसे पहला हमला किया। कुछ ही देर में दर्जनों लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी, जिससे एलियन स्पेसशिप्स को भारी नुकसान पहुंचने लगा। हालात बिगड़ते देख हजारों यूएफओ भी लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का था। शील्ड गायब होने की वजह से एक के बाद एक कई एलियन शिप्स हवा में ही धमाकों के साथ तबाह होने लगे। फिर भी एलियंस की संख्या बेहद ज्यादा थी। कुछ ही देर में उन्होंने अलग अलग शहरों पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया, लेकिन इंसानों के पास धीरे धीरे मिसाइलें और गोला बारूद खत्म होने लगे, जबकि जायंट शिप को अब तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐसे में हालात एक बार फिर इंसानों के खिलाफ जाते दिखाई देने लगे। तभी रसेल नाम का वही किसान आदमी आगे आया जो हमेशा दावा करता था कि सालों पहले एलियंस उसे किडनैप करके ले गए थे। उसने फैसला किया कि वो स्पेसशिप के पावर सोर्स को उड़ा देगा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि ठीक उसी समय उसके विमान का लॉन्च सिस्टम खराब हो गया और मिसाइल वहीं फंस के रह गई। लेकिन रसेल ने हार नहीं मानी। वह पहले ही अपने सर पर कफन बांध के आया था। उसने अपने परिवार, पृथ्वी और बदला लेने के लिए बिना हिचकिचाए विमान लेकर स्पेसशिप के पावर सोर्स में घुस गया। कुछ ही पलों में 500 किलोमीटर चौड़ी स्पेसशिप एक झटके में तबाह हो गई। मिशन सफल होते ही कमांड सेंटर ने तुरंत विल और डेविड को वापस लौटने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उनका यान अभी भी मदरशिप के अंदर फंसा हुआ था। दोनों ने बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। इसी दौरान एक एलियन की नजर उन पर पड़ गई। उसने सिर्फ एक कमांड दी और शिप का विंडो कवर अपने आप खुल गया। खतरे को भांपते ही विल और डेविड तुरंत छिप गए, लेकिन एलियंस भी इतने बेवकूफ नहीं थे। अगले ही पल उनकी तलाश में एक सर्च टीम भेज दी गई। अब हालात देखकर लग रहा था कि दोनों का बच निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अगर मरना ही है तो दुश्मन को साथ लेकर मरेंगे। इसलिए उन्होंने बिना देर किए न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी और वह सीधा एलियन कमांड सेंटर में जा घुसी। लेकिन धमाका होने से पहले ही पूरी मदरशिप बुरी तरह हिलने लगी। अचानक इस झटके से उनकी शिप का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सिस्टम की पकड़ से निकल गई। ये देखकर दोनों की जान में जान आ गई। हालांकि राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि न्यूक्लियर बम फटने में अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। ऐसे में विल और डेविड ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। दोनों पूरी रफ्तार से मदरशिप से भागने लगे। खुशकिस्मती से एलियन यान की स्पीड बेहद जबरदस्त थी। पीछे कई एलियन फाइटर्स उनका पीछा कर रहे थे। फिर भी वे किसी तरह उनकी पकड़ से बचते हुए मदरशिप से बाहर निकल आए और तभी वो हुआ जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। अगले ही पल विशाल मदरशिप एक भयानक विस्फोट के साथ उड़ गई। उस धमाके के साथ एलियंस का पूरा कंट्रोल सिस्टम एक झटके में तबाह हो गया। मदरशिप के खत्म होते ही पृथ्वी पर मौजूद बाकी एलियन शिप्स भी एक एक करके क्रैश होने लगी। कुछ ही मिनटों में दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध खत्म हो गया और आखिरकार इंसानों ने नामुमकिन लगने वाली इस लड़ाई को जीत लिया। उधर विल और डेविड भी सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए और इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे की ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो गई। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से वो सब कर दो जो मैं चाहता हूँ। ओके बाय। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों से। एक शिकिशिमा नाम का कामिकाजी पायलट अपने प्लेन को ऑडो आइलैंड पर उतारता है क्योंकि युद्ध के दौरान उसके प्लेन में कोई खराबी आ जाती है और यहाँ पर कुछ मैकेनिक्स रहते हैं जो कि प्लेन को ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें इस प्लेन में कोई खराबी नहीं मिल रही थी। इसलिए वहाँ का मैकेनिक जिसका नाम ताचिबाना है वो शिकिशिमा से कहता है कि हमें बारीकी से ढूंढने पर भी इस प्लेन में कोई खराबी नहीं मिली, पर शिकिशिमा कोई जवाब नहीं देता और मैकेनिक ताचिबाना उसका फेस देखकर समझ जाता है कि युद्ध से भागकर ये प्लेन खराब होने का बहाना बनाकर यहाँ आइलैंड पर आया है। जिसके बाद शिकिशिमा काफी शर्मिंदा हो जाता है, पर एक जूनियर मैकेनिक आकर कहता है कि तुमने यहाँ आकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि कामिकाजी पायलट चाहे अपनी जान भी दे दें तो भी ये जंग हम नहीं जीत सकते। तब भी शिकिशिमा देखता है कि वहाँ कुछ एक तरह की मछलियां पानी के ऊपर आ गई हैं। अब थोड़ी देर बाद रात होने लगती है और तभी वहाँ इमरजेंसी सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ सबको लगता है कि हमारे ऊपर दुश्मन का हमला होने वाला है। लेकिन वहाँ पर उनको एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जिसको देखकर सारे घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। लेकिन उनमें से एक कहता है कि शायद ये गॉडजिला है। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था जब समुद्र तल की मछलियां ऊपर दिखे तब गॉडजिला आता है। अब सब लोग तुरंत जाकर बंकर में छिप जाते हैं और ताचिबाना शिकिशिमा से कहते हैं कि तुम प्लेन में जाकर उस पर गोलियां चलाओ। उसे चलाना सिर्फ तुम्हें ही आता है। उस 20 mm गन से कोई जिंदा नहीं बच सकता। शिकिशिमा अब डरते हुए प्लेन में जाता है, लेकिन वो डर के मारे गोलियां नहीं चला पाता है। इधर वो गॉडजिला उस बंकर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग उस पर फायर शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वहाँ सबको कुचलने लगता है। इधर शिकिशिमा डर के मारे एक भी गोली नहीं चलाता है और प्लेन से उतरकर भागने लगता है, लेकिन तभी धमाके की वजह से वह बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं और एक बंदा उनकी लाशें इकट्ठा कर रहा है। वो शिकिशिमा को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगता है। कोई नहीं बचा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कायर। अब सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं और वो बंदा गुस्से में उसको कुछ फोटोज देता है। इसके बाद जब शिकिशिमा घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि युद्ध की वजह से उसका शहर पूरा बर्बाद हो चुका है और उसका घर भी उजड़ चुका है। उसे वहाँ पर एक औरत मिलती है जिसका नाम सुमिको था, लेकिन वो भी शिकिशिमा को जिंदा देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। जंग छोड़कर भाग कर आ गए, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम लोगों ने अपना फर्ज निभाया तब तो आज मेरे बच्चे जिंदा होते। वो पूछता है कि क्या आपने मेरे माँ बाप को देखा है? वो कहती है कि वो भी मेरे बच्चों के साथ जलकर राख हो गए। इसके बाद शिकिशिमा बाजार में होता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे क्योंकि वो कुछ चुरा कर भाग रही थी और उसके हाथ में एक बच्ची थी, लेकिन बीच में शिकिशिमा आ जाता है और वो बच्ची को उसके हाथ में पकड़ाकर भाग जाती है। शिकिशिमा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की फिर से उसके पास आ जाती है। वो बच्ची को देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे लग जाती है। तुम इसे वहीं पर छोड़कर क्यों नहीं चले गए? इतनी छोटी बच्ची को मैं बाजार में कैसे छोड़ देता? अरे वाह, वो उसको मना करता है, फिर भी वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। हमें ऐसे बाजार में छोड़कर जाओगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे ना। हाँ तो मैं क्या करूँ? शिकिशिमा पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें शादीशुदा लग रही हूँ? वो पूछता है ये बच्ची किसकी है? वो बताती है कि हवाई हमले में इसकी माँ ने दम तोड़ते हुए इसको मुझे सौंपा था। इस बच्ची का नाम अकीको होता है और वो अपना नाम नोरिको बताती है। इसके बाद वो उस बच्ची के साथ उसके टूटे हुए घर में ही सो जाती है और शिकिशिमा सोचता है कि ये तो गले ही पड़ गई। दूसरे दिन वो औरत शिकिशिमा से कहती है, तुम एक औरत और बच्ची को घर में लाकर अपने आप को मसीहा समझते हो, लेकिन जब हीरो बनना था तब तो भाग कर आ गए। शिकिशिमा कहता है कि वो खुद से आ गई और वो बच्ची भी उसकी नहीं है। सुमिको पूछती है कि क्या उस बच्ची के खाने के लिए कुछ है? शिकिशिमा नहीं कहता है, जिसके बाद सुमिको उस बच्ची के खाने के लिए थोड़े चावल देती है जो उसके खाने के लिए बचे थे। दूसरे दिन शिकिशिमा घर आकर बताता है कि मुझे एक काम मिला है जिसके लिए 3000 येन एडवांस भी मिले हैं। नोरिको कहती है कि काम के पहले ही 3000 एडवांस कैसे मिल गया? जरूर ये कोई धोखा हो सकता है। शिकिशिमा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये कंपनी सरकार के लिए काम करती है और ये काम थोड़ा खतरनाक है, इसलिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो बताता है कि जंग के दौरान हमारी और अमेरिकी नौसेना ने समुद्र में बहुत सारी माइंस बिछाई थी और उन्हें निकालने का काम हमें मिला है। ये सुनकर नोरिको भड़क जाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। शिकिशिमा कहता है कि ऐसे हालात में ये काम मिल गया यही बहुत है और ऊपर से अकीको की भी जिम्मेदारी है और काम खतरनाक है, इसका मतलब मर थोड़ी जाऊंगा मैं, और मुझे ऐसी नाव पर भेजेंगे जो खासकर मैग्नेटिक माइंस से बचने के लिए ही
बनी है। लेकिन जब वो ड्यूटी पर पहुंचता है तो देखता है कि ये तो बस लकड़ी से बनी छोटी सी नाव है। उसे वहाँ पर 3 लोग मिलते हैं, कैप्टन अकित्सु, मिजुशिमा और नोदा, जो कि जंग के दौरान नौसेना के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। वो बताते हैं कि हमारी और अमेरिकी नौसेना ने जंग के दौरान करीब 60,000 माइंस जापान के किनारे बिछा रखी हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है मैग्नेटिक माइंस, और लोहे से बना नाव या जहाज उसके पास जाते ही फट जाएगी, इसलिए हम लकड़ी से बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन बताता है कि हमारा साथी एक और नाव है और दोनों नाव से बांधी रस्सी में लगी कटर माइंस के तार को काट देगी, जिससे माइंस सतह पर आ जाएंगी और हम गन से उसको उड़ा देते हैं। लेकिन कैप्टन अकित्सु से निशाना जल्दी नहीं लग रहा था, तो शिकिशिमा निशाना लगाता है और क्योंकि उसे फाइटर प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो तुरंत माइन को उड़ा देता है और ये देखकर सब लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। और अब ये सब ऐसे टीम बनकर रोज ड्यूटी करने लगते हैं और ये दोनों मिलकर अकीको की अच्छी परवरिश कर रहे होते हैं। और अब अकीको भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और उन पैसों से शिकिशिमा ने अपने टूटे हुए घर को भी ठीक करवा लिया होता है। कुछ दिन बाद वो अपने टीममेट्स को अपने घर डिनर पर बुलाता है। वहाँ पर नोदा नोरिको की फोटो ले रहे होते हैं और उन सबको लग रहा होता है कि शिकिशिमा शादीशुदा है, पर उनको पता चलता है कि ये तो शादीशुदा नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि ये बच्ची किसकी है। शिकिशिमा उनको सब कुछ बताता है। तभी अकीको उसे पापा कहती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं कि किस्मत ने ही तुम तीनों को मिलाया है और तुम्हें इनको अपना लेना चाहिए, लेकिन शिकिशिमा साफ साफ ना कह देता है और ये सब नोरिको बस सुन रही होती है। फिर एक दिन जब शिकिशिमा घर लौटता है तो वो देखता है कि नोरिको ने कुछ अलग ड्रेस पहनी हुई है। वो बताती है कि मुझे गिंजा शहर के एक ऑफिस में नौकरी मिली है। शिकिशिमा कहता है कि मैं पैसे कमा तो रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। नोरिको बताती है कि मैं हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती थी और तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी भी कभी शादी नहीं होगी। वो कहता है अकीको का ख्याल कौन रखेगा। वो कहती है कि सुमिको जी ने कहा है कि वो मेरे काम से लौटने तक अकीको का ख्याल रखेंगी। फिर जब वो एक दिन काम पर होते हैं तो उन्हें एक जहाज बुरी तरह से बर्बाद हुई दिखती है। वो सोचते हैं कि क्या इस जहाज का ये हाल किसी बड़ी शार्क या भेल ने किया है। डॉक्टर नोडा कहते हैं कि ये काम किसी शार्क या भेल ने नहीं किया और ना ही किसी हथियार का लगता है, ये काम तो किसी बड़े जानवर का लगता है। तभी शिकिशिमा वहाँ पर कुछ मछलियों को देखता है और कहता है कि जंग के दौरान मैंने ओडो आइलैंड पर ऐसी ही मछलियां देखा था, जिसके बाद गॉडजिला आया था, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कैप्टन कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, पर शिकिशिमा बताता है कि वो एक कामिकाजी पायलट हुआ करता था और उस आइलैंड पर वो मैकेनिक्स को कोई हथियार ने नहीं बल्कि गॉडजिला ने मारा था। ये सुनकर मिजुशिमा घबरा जाता है और कहता है कि अगर इतने बड़े जहाज का ये हाल हुआ है तो हम इस छोटी सी नाव से उसका सामना कैसे करेंगे। डॉक्टर नोडा कहते हैं कि सब्र रखो, सिंगापुर से ताकाओ जहाज आ रहा है और अब उसके आने तक हमें उस जानवर को यहीं रोक कर रखना है और आज जो हम करने वाले हैं वो किसी को भी बताने से मना किया गया है। इसके बाद वो लोग 2 माइंस को नाव पर रख लिए होते हैं हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तभी शिकिशिमा देखता है कि बहुत सारी मछलियां उस सतह पर आ चुकी हैं। वो तुरंत सबको सावधान करने लगता है कि अब गॉडजिला आने वाला है और कैप्टन भी दूसरी नाव को कांटेक्ट करके उसको सावधान करता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो बड़ा सा जानवर उस नाव को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर देता है और अब इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग तुरंत नाव को भगाने लगते हैं और साथ ही साथ एक माइन को पानी में उसके पास छोड़कर उसको ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उससे गॉडजिला और भी आक्रामक हो जाता है, जिसके बाद शिकिशिमा उस पर गोलियां चलाता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। तभी डॉक्टर नोडा कहते हैं कि हम लोग उसके मुंह में माइन फोड़ते हैं, जिसके बाद वो दूसरी माइन को उसके मुंह तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन स्विच घुमाने पर वो नहीं फूटता है और वो देखते हैं तो उसकी वायर कटी हुई थी। लेकिन तभी शिकिशिमा गोलियों से उसके मुंह में पड़े माइन पर निशाना लगाता है और वो फूट भी जाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो तुरंत ही पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है और इस बार वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ उन पर छोड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वो लड़ाकू जहाज आ जाती है और उस पर तोपों से हमला करने लगती है, जिसके बाद गॉडजिला सीधा उस जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर तोड़फोड़ करने लगता है। वो लोग उस पर तोपों से हमला कर रहे थे जिससे वो पानी में गिर जा रहा था, लेकिन तुरंत ही वो उठकर तोड़फोड़ शुरू कर दे रहा था। इसके बाद वो पानी के अंदर से ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है और वो जहाज 1 सेकंड में खत्म हो जाती है और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब शिकिशिमा की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो पूछता है कि गॉडजिला का क्या हुआ। नोडा कहते हैं कि वो कहाँ गया उस बारे में कुछ पता नहीं चला। शिकिशिमा कहता है कि वो टोक्यो की तरफ जा रहा था, हमें जल्दी से शहर खाली करवाना होगा वरना बहुत जाने जाएंगी। नोडा उसको शांत कराते हुए कहते हैं कि सरकार ने ये बात अभी लोगों से नहीं बताई, उन्हें डर है कि लोग घबरा ना जाएं और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं क्योंकि अफरा तफरी मच जाएगी। इसके बाद रात को जब शिकिशिमा घर पर होता है तब नोरिको उससे पूछती है कि वहाँ हुआ क्या था, लेकिन शिकिशिमा नहीं बता रहा था, जिस पर नोरिको कहती है कि जब से तुमने सड़क से हमें आसरा दिया है तब से हम साथ में सब सहे हैं। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताया लेकिन तुम कुछ नहीं बताते, आखिर कौन सा बोझ मन में लिए हुए हो। तब शिकिशिमा बताना शुरू करता है कि मैं फर्ज से भागने वाला एक कामिकाजी पायलट हूँ। उस ओडो आइलैंड पर भी मैं किसी को उस गॉडजिला से नहीं बचा पाया। वो सब मेरे सपने में आते हैं और पूछते हैं कि हमें छोड़कर तू क्यों जिंदा बच गया। नोरिको उसे समझाती है कि जंग से बचने के बाद सबको जीने का हक है, लेकिन शिकिशिमा बस रोए जा रहा था। दूसरे दिन टोक्यो की नौसेना देखती है कि वो बड़ा सा जानवर फिर से आ चुका है और अब वो टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है और वो लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी पूरे शहर में अनाउंस किया जाता है
कि एक विशाल जानवर गिंझा शहर की तरफ तेजी से आ रहा है। आप सभी किसी सुरक्षित जगह चले जाएं। इधर नोरिको मेट्रो में बैठी होती है, तभी गॉडजिला आतंक मचाते हुए वहां आ जाता है और मेट्रो के साथ तोड़फोड़ करने लगता है, जिससे नोरिको पानी में गिर जाती है। फिर वो पानी से निकलकर सड़क पर आई होती है, लेकिन उसके होश उड़े होते हैं। लेकिन तभी शिकिशिमा वहां आ जाता है नोरिको को बचाने के लिए। सब लोग सड़क पर भाग रहे होते हैं और गॉडजिला सबको कुचले जा रहा था। और अब गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ के लिए रेडी हो जाता है और वो एक जोर से हमला करता है, जिससे बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह होने लगी। और वो एटॉमिक वेव अब इनकी तरफ तेजी से आ रही थी, लेकिन नोरिको शिकिशिमा को बचाने के चक्कर में खुद खत्म हो जाती है, जिसके बाद शिकिशिमा को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद नोरिको की याद में सभी दुखी होते हैं और अकीको बस रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर नोडा आकर शिकिशिमा से कहते हैं कि सरकार गॉडजिला पर काबू पाने के लिए एक खुफिया तरकीब आजमाना चाहती है हम जैसों की मदद से, लेकिन कामयाबी मिलेगी या नहीं ये कह नहीं सकते। इसके बाद वो लोग एक मीटिंग में जाते हैं जहां आर्मी कैप्टन ने सभी नेवी अफसरों को बुलाया था। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो गॉडजिला को चोट पहुंचा सके और किसी और देश की सरकार भी हमारी मदद नहीं करेगी, इसलिए अब हमें ही इसका समाधान निकालना होगा। इसके बाद डॉक्टर केंजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हुए कहते हैं कि हम गॉडजिला के चारों तरफ सिलेंडर के जरिए फ्रेऑन गैस छोड़ेंगे, जिससे वो समुद्र के पानी से अलग हो जाएगा और वो पानी के अंदर डूब जाएगा। और इसके लिए हम उसे समुद्र के सबसे गहरे जगह सगामी ट्रेंच के पास बुलाएंगे, जिससे ज्यादा गहराई में जाने की वजह से वो पानी के दबाव से दबकर मर जाएगा। ये देखकर कैप्टन अकित्सु और मिजुशिमा को लगता है कि हमारे साथ काम करने वाला डॉक्टर तो बहुत पहुंची हुई चीज है और हमें पता ही नहीं था। तभी शिकिशिमा उनसे पूछता है कि क्या आपको यकीन है कि इस तकनीक से वो गॉडजिला मर जाएगा। वो कहते हैं कि यकीन तो नहीं है, पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये सुनकर शिकिशिमा गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर वो उसे रुकवाकर कहते हैं कि पहले पूरी बात तो सुन लो। फिर वो बताते हैं कि मेरे पास प्लान बी भी है। वो सबको खिड़की से बाहर देखने को कहते हैं और बताते हैं कि अगर वो समुद्र के दबाव से नहीं मरा तो हम उसके बड़े बैलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, जिससे वो तुरंत फूल जाएंगे और गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगेगा और इस तेजी से घटते हुए दबाव को वह झेल नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। इसके बाद कैप्टन कहते हैं कि अब इस देश के भविष्य की रक्षा हम सबको करनी होगी, क्या आप लोग साथ देंगे? लेकिन बहुत लोग तैयार नहीं होते इस खतरे से लड़ने के लिए और चले जाते हैं। वहीं बहुत लोग तैयार हो जाते हैं इस मुसीबत से लड़ने के लिए। हम नौसैनिकों से बेहतर जहाज को कोई चला सकता है? हमारे अलावा और कौन करेगा? फिर दोस्तों, आप सब तैयार हैं? फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां पर अकित्सु पूछता है कि हम लोग गॉडजिला को बुलाएंगे कैसे, जिस पर नोडा कहते हैं कि हम लोग पानी के अंदर चलने वाले स्पीकर में गॉडजिला की आवाज को चलाएंगे, जो कि मैंने माइन निकालने के टाइम रिकॉर्ड किया था। उसे लगेगा कि कोई दूसरा गॉडजिला उसके इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वो उस आवाज की तरफ आने लगेगा। तभी शिकिशिमा नोडा से कहता है कि क्या आप मुझे एक फाइटर प्लेन दिला सकते हैं जिससे मैं गॉडजिला का ध्यान खींचकर सगामी बे तक ला सकूं। अकित्सु कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है क्या, या तुम नोरिको का बदला लेना चाहते हो? अगर तुम्हें इतनी ही उसकी फिक्र थी तो उससे शादी क्यों नहीं की? जिस पर वो कहता है कि आपको क्या लगता है मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक मेरी जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन सभी फाइटर प्लेन को सरकार ने रद्द कर दिया था। फिर भी नोडा एक पुरानी प्लेन शिकिशिमा को दिखाते हैं, लेकिन वो उड़ने की हालत में नहीं थी और इसे ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े मैकेनिक की जरूरत थी। तभी शिकिशिमा को मैकेनिक ताचिबाना की याद आती है, जिन्होंने ऑडो आइलैंड पर उसकी प्लेन को ठीक किया था। वो अब जल्दी से उनकी तलाश में लग जाता है और हर जगह से उनकी जानकारी लेता है और उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन वो कहता है कि ताचिबाना के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो ताचिबाना सर के बारे में उल्टी सीधी खबर फैलाने लगता है कि उस ऑडो आइलैंड पर सबकी मौत उनकी वजह से हुई थी, जिसके बाद मैकेनिक ताचिबाना खुद ही उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तब वो उनसे माफी मांगता है और बताता है कि मैंने आपको ढूंढने के लिए ये झूठ फैलाया। इसके बाद वो उस प्लेन को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस प्लेन को आप पूरी तरह से बारूद से भर दीजिए, जिससे ये प्लेन मैं उसके मुंह में ब्लास्ट कर सकूं। इसके बाद डॉक्टर नोडा पूरी टीम को बताते हैं कि जिस रफ्तार से गॉडजिला आगे की तरफ बढ़ रहा है वो कल सुबह 11 बजे तक टोक्यो पहुंच जाएगा, इसलिए हमें किसी भी हाल में कल सुबह 8 बजे तक अपने जहाजों के साथ तैयार रहना होगा। इस जंग को लड़ने के लिए मिजुशिमा भी जिद कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसे जंग का कोई अनुभव नहीं था और उसकी एक हाथ भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन फिर वो बहुत जिद करता रहा। फिर जब शिकिशिमा घर पहुंचता है तो देखता है कि अकीको ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें शिकिशिमा, नोरिको और खुद होती है और वो माँ को याद करके रोने लगती है। दूसरे दिन ही शिकिशिमा ताचिबाना के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने प्लेन को ठीक कर दिया था और बताते हैं कि इस लीवर को खींचते ही बारूद से भरा ये प्लेन ब्लास्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। इधर सुमिको को एक एनवेलप में कुछ पैसे और एक खत मिलता है जिसमें शिकिशिमा ने अकीको का ख्याल रखने को कहा था। इसके बाद वो सभी लोग प्लान के मुताबिक तैयार होते हैं, लेकिन गॉडजिला सगामी ट्रेंच की ओर जाने के बजाय टोक्यो के इलाके में आ जाता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। लेकिन तभी शिकिशिमा भी अपनी उड़ान भर चुका था और वो बताता है कि मैं गॉडजिला का ध्यान खींचकर उसको सगामी की तरफ लेकर आता हूँ। कैप्टन कहते हैं कि अकीको के लिए जिंदा लौटना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब तक वो उसका ध्यान खींचकर उसको सगामी की तरफ भी लेकर आ जाता है और अब बारी थी नौसेना की।
की। वो लोग अब गॉडजिला को फ्रेयॉन गैस से बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो अपना न्यूक्लियर ब्रीथ उनकी तरफ छोड़ता है, जिसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन नोडा कहते हैं कि यही सही मौका है। वो एक बार हमला करने के बाद दूसरी बार करने में टाइम लेता है। इसके बाद वो लोग उसको चारों तरफ से फ्रेयॉन गैस सिलेंडरों से बांध देते हैं और वो फिर से हमला करने ही वाला था, तभी गैस को रिलीज कर दिया जाता है और गॉडजिला तेजी से समुद्र की गहराई में गिरने लगता है और 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है। लेकिन अभी तक वो मरा नहीं था, इसलिए डॉक्टर अब प्लान बी को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उन बैलून्स में गैस भर जाती है और गॉडजिला तेजी से ऊपर की ओर आने लगता है। लेकिन वो 800 मीटर तक पहुंचते ही रुक जाता है और वो देखते हैं कि सारे गुब्बारे बाहर आ चुके हैं और वो फिर से बच चुका है। तभी कैप्टन अब्जाजुम जहाजों की मदद से गॉडजिला को ऊपर खींचने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं करती और वो क्रेन भी टूट जाते हैं। लेकिन तभी मिजुशिमा बताता है कि वो जहाजों का एक ग्रुप बनाकर यहाँ तक पहुंच चुका है और अब वो सारे जहाज मिलकर गॉडजिला को ऊपर की तरफ खींच लाते हैं। लेकिन वो देखते हैं गॉडजिला को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और अब वो एक बार फिर से न्यूक्लियर ब्रीथ से हमले करने के लिए रेडी हो जाता है और ये देखकर सब लोगों को अपनी मौत दिखने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, तभी शिकिशिमा आ जाता है और वो अपने प्लेन को उसके मुंह में क्रैश कर देता है और गॉडजिला का मुंह फट जाता है और उसकी न्यूक्लियर एनर्जी उसका शरीर चीरते हुए बाहर निकलने लगती है, जिससे वो वहीं ढह जाता है। तभी वो देखते हैं कि शिकिशिमा भी अपने प्लेन से इजेक्ट हो चुका है, क्योंकि प्लेन को रिपेयर करते समय ताचिबाना ने उसमें इजेक्शन सीट भी लगा दिया होता है। इसके बाद सब लोग शिकिशिमा को सैल्यूट करते हैं और जब वो वापस लौटता है तभी वहाँ पर सुमिको आ जाती है और उसे कुछ बताती है और वो तुरंत एक हॉस्पिटल में पहुँचता है और देखता है कि नोरिको एक बेड पर है। वो फुट फुट कर रोने लगता है। अब तो तुम्हारी जंग खत्म हुई ना। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब